जीवन है तो समस्याएं आती रहेंगी और कोई भी समस्या आज तक इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। अभी मैं उपस्थित हूं भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के लिए 2021 का वर्षफल लेकर। भचक्र की 8वीं राशि मंगल देव की राशि वृश्चिक राशि। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल देव की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष जहां अग्नि तत्व को लिए हुए है, वहीं वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। दोनों चूंकि मंगल देव की राशि हैं, पर दोनों की प्रकृति में आसमान और जमीन का फर्क होता है। मेष राशि जहां आक्रामक होने के साथ साथ उनके अंदर जिद, अहंकार और आवेश की भावना बहुत ही बलवती होती है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व का समावेश होता है। वहीं मंगल देव की दूसरी राशि वृश्चिक में उनकी आक्रामकता, लीडरशिप, उत्साह, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन उनका जो हार्ट होता है वो काफी भावुक होता है। पराक्रमी राशि है, उत्साही राशि है, लेकिन इनकी भावुकता, इनका इमोशन ही एक नकारात्मक रूप में इन्हें पीछे की ओर ले जाती है। जैमिनी और पराशर ऋषि ने इसे बहुत ही रहस्यमयी राशि की संज्ञा दी है। कारण क्या है कि 8वीं राशि है और 8वां भाव क्या होता है? हाउस ऑफ हिडन, रहस्यों का भाव, सडन होने वाली घटनाओं का भाव, जिसका किसी को पता नहीं हो। तो हाँ, इनका स्वभाव भी वैसा ही होता है। जहां इनका व्यक्तित्व मंगल देव की राशि होने की वजह से काफी मैग्नेटिक और उत्साही, एनर्जेटिक होता है, वहीं पे जल तत्वीय राशि होने के कारण ये काफी इमोशनल भी होते हैं और दयालु भी। वहीं आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह खतरनाक और जहरीला बिच्छू होता है। बिच्छू अपनी जरूरत के अनुसार अपनी पहचान बदलता रहता है। उसी तरीके से वो आपके स्वभाव में भी वो चीजें दिखती है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को इमीडिएट चेंज कर लेते हैं, और यही लोगों को आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हर राशि में, चाहे वो मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, वृश्चिक हो, मीन हो, चाहे को भचक्र की 12 राशियों में कोई भी राशि हो, सभी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण रहते हैं। हमें क्या करना है कि अपने विवेक से ये सोचना है कि हमारे गुण क्या हैं, उसे और निखारना है, और हमारे जो अवगुण हैं उसे बुद्धिमानी से हमें उसे भी गुणों में बदल लेना है ना। कभी कभी हमारे अवगुणों को भी अगर हम तरीके से यूज करें तो हमारे गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको अपनी सफलता के लिए जहां पे कमांड करने की जरूरत है, वो बस एक ही जगह है। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी जातक की कुंडली में अगर वृश्चिक का चंद्रमा हो तो वो कमजोर होता है। आपकी राशि ही वृश्चिक है, यानी कि अगर वृश्चिक राशि के करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों ही लोगों में एक ही बात कॉमन होगी, वो है कि आपका चंद्रमा नीच का होगा। और जब चंद्रमा नीच का होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा में पावर नहीं है। और जब चंद्रमा में पावर नहीं होता, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जायते, मन का जो संतुलन है, मन की जो मजबूती होती है, वो नहीं मिल पाती। बहुत ही जल्दी डिप्रेशन का शिकार होने का डर होता है। ऐसा नहीं कि सभी के सभी जातकों में यह समस्या रहेगी, लेकिन पत्रिका के अनुसार एक तो चंद्रमा नीच है, कहीं पीड़ित हो जाए, कहीं पापी ग्रहों के कंजक्शन में आ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो यहां पर समस्याएं गहरा जाती है। नकारात्मकता बहुत जल्दी हावी हो जाती है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और हमारी पृथ्वी का सैटेलाइट भी। अब क्या है, उसकी चंचलता इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति में एक बड़बोलापन आ जाता है। दोस्तों, चंद्रमा के नीच होने के कारण मन में एक डाउटफुल स्थितियां बनी रहती है। आप इस बात को बिल्कुल मानते ही नहीं कि आपसे भी समझदार कोई हो सकता है। मन में डालमा की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि महीने में 15 दिन चंद्रमा मजबूत होता है और 15 दिन कमजोर। तो बाकी जब ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो
इसे बल मिलता रहता है, लेकिन जब ये अमावस की तरफ मूव होता है तो वो 15 दिनों में आपके व्यक्तित्व में और भी परेशानियां देखी गई हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूं कि ये चंद्रमा का नीच होना व्यक्तित्व में क्या लेकर आता है, जबकि ये मंगल की राशि है, एक लीडर की राशि है, एक पराक्रम देने वाली राशि है। लेकिन यहां पे आपको एक अति वर्ड से बचना है। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति से बचना है। और यही मूल मंत्र है 2021 का, क्योंकि मैं जो आगे गोचरीय स्थितियां बताने वाला हूं उसको आप देखकर समझ जाएंगे कि ये बातें मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने के समय ही क्यों रखी है। दोस्तों, एक राजा था और उसे अपनी बुद्धिमानी पे बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो इस बात को मान ही नहीं सकता था कि कोई उससे भी ज्यादा समझदार है। उसने एक बार अपने पूरे मंत्रियों की टीम बुलाई और अपने इस बात को रखा। सभी ने माना, लेकिन एक जो मंत्री था उन्होंने इस बात से इनकार किया। बोला, नहीं, ये आप गलत सोचते हैं। तो राजा ने बोला कि इसे प्रूफ करो। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि आपसे भी कोई समझदार हो सकता है, लेकिन वो साबित करने के पहले आप वादा कीजिए कि आप वो बात साबित होने के बाद हमें कोई दंड नहीं देंगे, क्योंकि राजा तो राजा है, मंत्री तो डरेंगे ही। तो राजा भी देखना चाहता था कि आखिर मुझसे कौन ज्यादा समझदार है। तो उसने कहा, ठीक है, कोई सजा नहीं दी जाएगी, आप साबित कीजिए। अगले दिन मंत्री ने राजा के इस बात को साबित करने के लिए शहर के कुछ मूर्तिकारों को बुलाया। सभा में राजा के सामने सभी मूर्तिकारों को बिठा दिया गया और सभी से पूछा गया कि अगर आपको राजा के सामने एक गणेश जी की सोने की मूर्ति बनानी है, राजमहल में ही, पूरी निगरानी में आप रहोगे, राजा जी स्वयं निगरानी करेंगे, अब आप बताओ कि आप उसमें से कितना सोना बचा सकते हो पूरी निगरानी होने के बावजूद। तो एक मूर्तिकार ने कहा कि मैं 25% सोना बचा लूंगा, दूसरे ने कहा 50% सोना बचा लूंगा। उसमें से एक मूर्तिकार था, उसने कहा मैं 100% बचा लूंगा। तो राजा ने कहा, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, मुझे इस बात को साबित करने के लिए मुझे मौका दिया जाए, लेकिन शर्त वही रहेगी, मुझे भी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए अगर ये बात मैंने साबित कर दी और 100% में से 100% सोना बचा लिया। राजा ने कहा, डन, चलो, मैं स्वयं तुम्हारी निगरानी करूंगा। कार्य प्रारंभ हुआ। राजमहल में आने के बाद उसकी पूरी चेकिंग की जाती थी, जाने के पहले पूरी चेकिंग की जाती थी। कपड़े, सोना, औजार सब कुछ राजमहल में दिया जाता था और पूरी निगरानी होती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त राजा खुद भी निगरानी करने लगे। वो प्रतिदिन राजमहल आता था, मूर्ति बनाता था और पूरी निगरानी में मूर्ति बनाने के बाद सारी चीज़ें वहीं पर रखकर चला जाता था। और घर जाने के बाद अपने घर पर भी वैसे ही एक मूर्ति का निर्माण कर रहा था। वो दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब ये मूर्ति जिस समय राजा को डिलीवर करनी थी, उसने कहा कि मुझे दही चाहिए और इतनी दही चाहिए कि ये इतनी बड़ी मूर्ति जो है उस दही के अंदर डूब जाए, क्योंकि इस मूर्ति को बनने के बाद इसमें जो खूबसूरती और निखार आना है, सोने का जो निखार है, वो दही में डुबाने के बाद ही आएगा। तो राजा उस पर गुस्सा होने लगे कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बोली, इतनी दही रात में जमाई जाएगी तभी तो सुबह दही मिलेगी, अब ये दही अभी कहां से लाऊं। तभी कोई राजमहल के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, दही ले लो, दही ले लो करके। राजा ने सैनिकों को बोला कि जल्द से जल्द उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर किया जाए। दही वाली आई, एक लड़की थी, उसने कहा ठीक है आप ले लीजिए। राजा ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दी, पूरी दही का जो मूल्य था उसे दे दिया और दही ले लिया। अब मूर्तिकार ने उस मूर्ति को गणेश जी की जो मूर्ति थी जो उसने बनाई थी उसके अंदर डाला और डालने के बाद उसने बोला, अरे नहीं, ये दही अच्छी नहीं है, ये दही बिल्कुल पतली है, बेकार है, इससे निखार नहीं आने वाली, तो आप इसे ले जाओ। अब वो लड़की गुस्सा हो गई
कि ये मेरी दही आपने खराब कर दी। उसने बोला कोई बात नहीं, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, आप ये स्वर्ण मुद्राएं भी रख लो। वो लड़की बड़बड़ाते हुए चली गई। अब मूर्तिकार ने बोला कोई बात नहीं, मैं कल जो है इसमें जो और भी निखार है वो मैं कल दही की व्यवस्था करके मैं लेकर आऊंगा और मैं इसको कर दूंगा जो भी करना है। फिलहाल आप चेक करवा लीजिए, मेरा काम समाप्त हो गया। राजा बोला ठीक है। राजा ने राज्य के सबसे बढ़िया जौहरी को बुलाया जो सोने चांदी का काम करता था। उसने मूर्ति को देखा। राजा ने पूछा बताइए कितना सोना है, पूरी मूर्ति में कोई खोट तो नहीं? तो जौहरी ने बोला महाराज ये तो पीतल का है, इसमें तो एक पॉइंट में भी सोना नहीं है कुछ भी। राजा बोले ये कैसे हो सकता है, मैं यहीं पे हूं, 24 आवर्स इस पर पूरी निगाह रखी जा रही है, हमारे मंत्री इस पर निगाह रख रहे हैं, हमारे सैनिक इस पर निगाह रख रहे हैं, आखिर ये कैसे हुआ? और चूंकि वादा तो पहले हो चुका था कि वो 100% में से 100% बचा लेगा, तब उसने अपने राज को बताया कि वो जो दही लेकर आई थी वो कोई और नहीं उसकी सिस्टर थी, और उस दही में पहले से ही पीतल की बनी हुई मूर्ति मौजूद थी, और उस मूर्ति को नहलाने के बहाने वो वहां पर वो मूर्ति एक्सचेंज करके रख चुका था वो। तो आप ये सोचिए कि एक राज्य के राजा को उतने कड़े पहरे में भी किसी ने चुनौती दी, और वो अपनी समझदारी से इस बात को उसने साबित किया। तो आप ये समझिए कि एक राज्य के महाराज को उसी के महल में आकर चुनौती देना और अपनी बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि को साबित करना कोई मामूली बात नहीं है। देखो मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपका एक गुण है, आपका एक स्वाभिमान है कि आप बोलते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं ही श्रेष्ठ हूं तो ये अहंकार हो गया। तो आप जातकों में बस यहीं पे बचना है, क्योंकि चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से वृश्चिक राशि में ये फैक्टर बिल्कुल आ जाता है कि उनमें अति विश्वास हो जाता है। सिर्फ ये बोलने के लिए ही नहीं, एक तो ये है कि देखो मैं यहाँ पे आपको ये नेगेटिव चीज इसलिए समझा रहा हूं कि आप इस चीज को पॉजिटिव कर पाओ। मेरा ये बताने का मतलब आपको पुट डाउन करने का नहीं है, मेरा ये बतलाने का मतलब है कि मैं अभी 2021 का वर्षफल उसकी गोचरीय व्यवस्था लेकर आया हूं। तो आप इसे मैनेज कैसे करेंगे गोचर प्रभाव को 2021 में, ताकि आपको सफलता मिल पाए, तो आपको ये बात समझना बहुत आवश्यक है। 2021 के प्रारंभ में ही आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वराशि से इस वर्ष का प्रारंभ करेंगे। जनवरी और फरवरी लास्ट तक अपनी राशि में रहते हुए इस वर्ष का एक शानदार प्रारंभ आपको देंगे। वहीं पे छाया ग्रह राहु और केतु, मैं इसलिए सबसे पहले बात कर रहा हूं क्योंकि छाया ग्रह केतु आपकी ही राशि में बैठा हुआ है, और केतु को तो पहले ही शास्त्रों में मंगल के तुल्य कहा गया है। केतु सब मंगल, मंगल सम केतु। तो मंगल की राशि में केतु का विराजमान होना, यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा पर केतु का विराजमान होना क्या फल लेकर आएगा उसकी विवेचना मैं अभी करूंगा। और आपके केतु से, यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा से 7वें भाव में गोचर होगा राहु का शुक्र की राशि में। तो राहु कैसा फल देंगे? शुक्रवत फल देंगे सप्तम राशि में। और वहीं मंगल आपके प्रथम भाव में, यानी कि आपके जन्म चंद्रमा के प्रथम भाव में मंगल के समान फल देंगे। तो केतु मंगल के समान और राहु शुक्र के समान फल देने वाले होंगे। वहीं मकर राशि में आपके तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है? मानसिक शांति का भाव, मानसिक विचारों का भाव, पराक्रम का भाव। वहां पर कौन बैठा है? अपनी राशि में शनि स्वयं विराजित हैं, पूरे साल वहीं रहने वाले हैं। और वहां पर एक और बड़ा ग्रह बृहस्पति बैठा है अपनी नीच राशि मकर में। चूंकि
बृहस्पति की नीच राशि है मकर और वहां उसके स्वामी शनि स्वयं विराजित हैं, तो बृहस्पति ने बना दिया नीच भंग राजयोग। यानी कि इस राजयोग की खास बात क्या है, अगर आपने मेहनत की तो आपको सफलता मिलेगी। ये राजयोग सिर्फ राजयोग वर्ड आने से आसानी से सफलता नहीं दे देता। नीच भंग राजयोग है, ये नीचे ले जाता है फिर ऊपर उठाता है। जैसे आप तीर को पीछे खींचते हो उसके बाद छोड़ते हो, वैसे ही ये भी आपको नीचे खींचता है और उसके बाद आपको सफलता के लिए पुश करता है। तो ये है इस राजयोग की खासियत। अगर आपको 2021 में सफलता पानी है तो एक मूल मंत्र को पकड़ के चलिएगा। जैसे बृहस्पति ने अपना नीच भंग किया है, वैसे ही आपकी राशि में जो चंद्रमा है वो नीच का होता है और उसका नीच भंग करने कोई नहीं आएगा। उसका नीच भंग आप करेंगे। आप कैसे? अपनी बुद्धि से। वो मूर्तिकार वाली बुद्धि लगाएंगे यहां पर। आप अपनी बुद्धि से चंद्रमा का नीच भंग कर दीजिए, उसकी नीचता समाप्त कर दीजिए अपने मनोबल से। पराक्रम में आ गए शनि और बृहस्पति, तो फिर चंद्रमा के कमजोर होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप में आत्मबल है, आप में पराक्रम है, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रमा की नीचता इस वर्ष आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। वैसे मैं वीडियो के अंत में रेमेडी की भी बात करूंगा। बहुत आसान रेमेडीज होंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम से पूरे लाइफ टाइम के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, आगे आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने के पहले मैं आपको सावधान करना चाहूँगा। देखिए, लग्न में केतु, जन्म चंद्रमा के भाव में केतु होता है छिपाने का भाव, और जब ये स्वास्थ्य के भाव पे गोचर करता है केतु, तो कई बीमारियों को छिपा लेता है। वहीं पे आपके सप्तम भाव में राहु बैठकर इसे दृष्ट कर रहा है, तो ये आपके सेहत को खराब कर सकता है। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। खासकर गले से संबंधित रोग जैसे थायराइड और कोई भी संक्रमण की बीमारी जैसे कोरोना वगैरह भी अभी चल रहा है, तो आपको भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना चाहिए। इन दो चीज़ों से बच के रहें। रूटीन चेकअप जरूर कराते रहें। आपके जन्म चंद्रमा पर केतु का प्रभाव हेल्थ से रिलेटेड चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा। भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो चिंता देगा, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि भी बैठे हैं। अब शनि पराक्रम के भाव में बैठकर, यानी कि आपके तीसरे भाव में बैठकर अपनी 3 दृष्टियों से, पहली तीसरी दृष्टि से वो आपके पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान को दृष्ट कर रहे हैं। वहीं अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे लक्ष्मी स्थान को यानी कि 9th हाउस को, यानी कि आपके भाग्य को दृष्ट कर रहे हैं, और अपने 10वीं दृष्टि से आपके हाउस ऑफ इनकम यानी कि एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। यानी कि शनि ने क्या क्या संभाल लिया। देखिए, मकर राशि में बैठे हैं तो आपका तीसरा भाव आ गया शनि के कंट्रोल में। वहीं पे चतुर्थ भाव में चूंकि कुंभ राशि है, तो आपके सुख का भाव, भवन, गाड़ी, सुख, आत्मिक सुख सब आ गया शनि के प्रभाव में। इसके अलावा 5वां संतान भाव भी चला गया शनि के प्रभाव में, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ गई। आपका भाग्य चला गया शनि के प्रभाव में और आपकी इनकम चली गई शनि के प्रभाव में। और चूंकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो जगह पे मैंने बताई है, यानी कि आपके तीसरे भाव में मानसिक चिंता का भाव, मानसिक शांति का भाव, सुख का भाव यानी कि चतुर्थ भाव, भवन, गाड़ी, पंचम यानी कि संतान का भाव, प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, भाग्य और आय, इनकम, लाभ, ये सारी चीजों का कंट्रोल 2021 में शनि के पास होगा। तो शनि को ठीक रखना आपकी पहली ड्यूटी है। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, अगर आप आत्मिक सुख, माता का सुख, भवन, गाड़ी चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, प्यार का सुख चाहते हैं, शिक्षा अच्छी चाहते हैं, भाग्य अच्छा चाहते हैं और इनकम अच्छा चाहते हैं,
ये जो चीज़ें मैंने बताई, सीरियल नंबर सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये सारे किसके अंडर में हैं? पूरे साल शनि के अंडर में रहेंगे। वहीं पे बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाते हुए शनि के साथ तो बैठे ही हैं। देखिए, जब बृहस्पति किसी नकारात्मक ग्रह, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ बैठता है तो उसकी आधी नकारात्मकता, नेगेटिव वाइब्स तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। अब बृहस्पति चूंकि स्वयं नीच भंग बनाते हुए शनि के साथ बैठे हैं तो आपकी शनि पत्रिका में अगर खराब भी हुए तो आधी प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व ही हो गई। रही बात, शनि जहां पे 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, वहीं पे बृहस्पति भी नीच भंग बनाते हुए आपके भाग्य को देखेंगे। शनि अगर उसे स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे तो बृहस्पति अपनी दृष्टि डालकर उस पर नियंत्रण छुड़वाने की कोशिश करेंगे, भाग्य के दाता जो ठहरे बृहस्पति। वहीं पे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि राहु पर भी डालेंगे जो आपके सप्तम में बैठे हैं। राहु सप्तम में क्या कर सकता है? वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकता है, वाद विवाद, तलाक, ये सारे मुद्दे आ सकते हैं। साझेदारी में असफलता, राहु सप्तम में है। शनि अपनी राशि में बैठकर 3री दृष्टि आपके संतान भाव पे डालेंगे, यानी पंचम भाव पे। ये लक्ष्मी का भाव भी कहते हैं। संतान, शिक्षा का भाव, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी से प्यार है, शादी करना चाहते हैं, प्रेम संबंध है, तो ये प्रेम संबंधों का भाव भी है। अब देखिए, शनि की 3री दृष्टि आपके पंचम पे रहेगी, वहीं पे सप्तम में शनि का जासूस राहु बैठा है। सप्तम शादी का भाव है, तो अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो यहाँ पे युति बन रही है, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ बैठकर 5वीं दृष्टि से राहु को दृष्ट कर रहे हैं। तो आपके कोई प्रेम संबंध अगर आप शादी में कन्वर्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है 5 अप्रैल तक। उसके बाद मिड सितंबर के बाद दिसंबर तक ये समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि राहु क्या करता है? विजातीय विवाह कराता है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था से हटकर शादी कराता है। तो अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही है या कुछ ऐसी बात है जो एक सामान्य शादी से कुछ हटकर लग रही हैं, वहां पे सफलता मिल सकती है। अब वहीं पे बृहस्पति जहां 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं अप्रैल 5 तक, वहां से अप्रैल 6 से लेकर मिड सितंबर तक बृहस्पति मकर राशि को छोड़ के 3रे से 4थे भाव में गोचर करेंगे। वहां से उनकी दृष्टि सीधा पड़ेगी आपके हाउस ऑफ कर्मा पर, आपके कर्म के भाव पे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मिड तक आपका टाइम होगा काम करने का। नीच भंग राजयोग छोड़कर इन्होंने मूव किया है, बीच में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे। जहां पे अप्रैल तक, जहां पे आप अप्रैल तक काफी परिश्रम कर रहे थे तब सफलता मिल रही थी, वहां से थोड़ा ब्रेक हटेगा। नीच भंग राजयोग छोड़ा है इन्होंने, थोड़ा ब्रेक बनेगा। उसके बाद मिड सितंबर के बाद फिर ये वापस वक्री होकर लौट जाएंगे और नीच भंग राजयोग को जारी रखेंगे। अब आप देखिए कि बृहस्पति की जहां 9th दृष्टि आपके इनकम के भाव पर पड़ रही है, तो इनकम तो आता रहेगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि अप्रैल तक और फिर सितंबर से दिसंबर तक आपके भाग्य के भाव पर पड़ती रहेगी लगातार। शनि की स्वराशि में होते हुए दृष्टि, यानी कि पावरफुल, अपनी राशि में है, पावरफुल है, वहीं पे बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाते हुए अपने प्यारे भाव, भाग्य के भाव को दृष्ट करेंगे। तो देखिए, 3रा भाव और 9वां भाव, 9th हाउस, भाग्य का भाव, पराक्रम का भाव, भाग्य का भाव, पराक्रम का भाव, भाग्य का भाव। ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जबरदस्त नोट पे हैं राजयोग बनाते हुए। एक में स्वयं बैठे हैं और दूसरे में पूरी संयुक्त दृष्टि जा रही है। तो पराक्रम के बल पे, आपके जो भुजाओं की ताकत है उसके बल पे, और आप तो मंगल की राशि वाले हैं तो भुजाओं की ताकत तो है ही, आप में उत्साह तो है ही, आप मैग्नेटिक व्यक्तित्व के स्वामी तो है ही। तो इसी उत्साह से रिस्क लेंगे
और आपके भाग्य को चूंकि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति क्लिक कर देंगे। और कुछ जातकों की अगर शनि या बृहस्पति की दशा चल रही है तो और बेहतर बात है। फरवरी लास्ट के बाद मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में जाएंगे और वृषभ राशि में पहले से राहु बैठे हैं आपके 7वें भाव में। यहां पे अंगारक दोष का निर्माण होगा। मंगल तो चूंकि आपके राशि स्वामी है तो मंगल आपका अहित नहीं करेंगे, लेकिन 7म भाव के कारक तत्वों को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करेंगे। अगर पहले से पति पत्नी में कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट केस इत्यादि अगर चल रहे थे, तो इन 2 महीनों में मामला खराब हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस की बातें आएंगी, बहुत ही सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क रहे, ये 2 महीने मार्च और अप्रैल बहुत ही सावधानी से निकालना है, क्योंकि इसी बीच मंगल राहु के साथ अंगारक दोष बनाते हुए आपके लग्ना को दृष्ट करेगा। जहां केतु बैठे हैं, लग्ना को दृष्ट करेगा। आपका आत्म संयम अपने आप से हट जाएगा। अचानक आप में क्रोध की अनुभूति होगी। राहु बैठा है 7म में, दृष्टि देगा आपके लग्ना को। कंफ्यूजन, आप डिसीजन में गलतियां कर सकते हैं। चंद्रमा नीच है। देखिए, मैं पूरे प्रेडिक्शन का सार ही वही है, इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में समय लिया, आपको स्टोरी सुनाई, तो समझिएगा बात को। आत्म संयम मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत जरूरी है। यहां पर आपके व्यक्तित्व का उतावलापन, जो कि बाय डिफॉल्ट है आपके नेचर में, वो आपको संकट में डाल सकता है, तो यहां सावधानी रखिएगा। भाग्य भाव पे शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि और बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद कर्मा पे डायरेक्ट 7म दृष्टि होने की वजह से व्यवसाय में और नौकरी में काफ़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल मजबूत रहेगी, कोई भी संदेह नहीं है। और नए व्यवसाय से, बिजनेस को स्टार्ट करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। लेकिन किसी को जोखिम भरा हुआ, यानी कि रिस्की, किसी को उधार ना दें। अगर आपके पास पहले से कोई जमा पूंजी है और आप निवेश करने का सोच रहे हैं, थोड़ा निवेश में रिस्क नहीं लेना है। मैंने अभी क्या बोला, देखिए, अगर आपके पास पहले से कोई जमा पूंजी है, निवेश करना चाहते हैं, वहां रिस्क नहीं लेना है। नहीं तो आप ये बोलेंगे कि मुझे आचार्य मुकेश ने वीडियो में बताया था रिस्क लेना है, मैंने तो पैसा लगा दिया। जी नहीं, देखो, राहु 7म में है, लग्ना को दृष्ट कर रहा है। पैसे के मामले में आपको रिस्क नहीं लेना है, निवेश का रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको यहां पे सचेत कर रहा हूं। जो भी वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए या सेटल होने के लिए, नौकरी के लिए, तो उनके लिए 6 अप्रैल से लेकर मिड सितंबर का समय बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 3रे भाव में बैठकर शनि 10वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी कि विदेश के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। वहीं पे बृहस्पति मकर राशि को छोड़कर जैसे ही 4th भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे 6 अप्रैल से लेकर मिड सितंबर तक, तो 4th भाव में जब बैठेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पे पड़ेगी 7वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि विदेश भाव पे पड़ेगी, और शनि की 10वीं दृष्टि पहले से वहां पड़ रही है। तो उनकी संयुक्त दृष्टि जो पहले अप्रैल के पहले भाग्य पे पड़ रही थी, पराक्रम और भाग्य, वहीं पे 4th भाव से बैठकर बृहस्पति आपके विदेश के भाव को दृष्ट करेंगे, वहीं पे वो 3रे भाव में बैठ के विदेश के भाव को दृष्ट करेंगे। यानी कि अप्रैल से लेकर मिड सितंबर तक दोनों की जो संयुक्त दृष्टियां रहेगी, पराक्रम के भाव से बैठकर शनि दृष्ट करेंगे और सुख के भाव से बैठकर बृहस्पति दृष्ट करेंगे। तो इसका क्या हुआ प्रेडिक्शन ये हुआ कि शनि क्या कह रहे हैं, उनकी दृष्टि 5म पे भी है, तो शिक्षा के लिए विदेश जाओगे। और क्या कह रहे हैं, बृहस्पति चूंकि 4th में चले गए तो अपने सुख के लिए विदेश जाओगे। यानी कि स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, और जो इंडिविजुअल जातक हैं वो घूमने फिरने के लिए, आत्मिक सुख के लिए, नए मकान खरीदने के लिए, विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं, विदेशी कनेक्शन चाह रहे हैं, वो बनेगी। साथ में चूंकि बृहस्पति सीधा 10म को दृष्ट करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र के कुछ कामों से भी आप विदेश में जा सकते हैं। तो
जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए नए अवसरों का है। सप्तम में राहु पहले से है विदेश का कारक, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसे एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने जीवन में 2021 के लिए एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी, करियर की दृष्टि से भी। सिर्फ सावधानी कहाँ रखनी है, सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन में जातकों के लिए कुछ उथल पुथल होने वाली है। वहीं प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी के साथ, तोल मोल करते हुए, थोड़ी सी सावधानी के साथ, थोड़ा दिमाग लगाते हुए, उतावलापन नहीं दिखाना जी। फिर मैं वही बात आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके जो कैरेक्टर, जो आपके राशि का जो एक नेगेटिव ट्रेट्स है ना, उसको कभी भी यहाँ पे हावी नहीं होने देना है इस वर्ष में। नहीं तो वृश्चिक राशि के जातक मजाल है कि मान ले कि मेरी गलती है, नहीं मानते, बहुत ही रेयर हैं। अगर आप मानते हैं तो आपसे बढ़िया फिर कोई नहीं है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों ने काफी संघर्ष देखा है। विगत वर्षों में साढ़े साथी रही, शनि की ढैया से परेशान रहे। जैसे ही उनसे उभरे थे, जिंदगी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, वहीं पे कोरोना ने विगत पिछले वर्ष में बिल्कुल सब कुछ धराशायी कर दिया। जिसके पास अवसर थे वो भी घर बैठे रह गए। तो अब फिर से रफ्तार देने के लिए ये 2021 का वर्ष आपके समक्ष खड़ा है। अब 2021 में पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि उत्साह तो है ही आप में, पूरे उत्साह के साथ मेंटल बैलेंस को लेकर आगे बढ़ना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ रेमेडी बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि आपको चंद्रमा को संतुलित करना है, उसके लिए मैं रेमेडीज बताऊंगा। तो रेमेडीज क्या है? देखिए, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिष्ठाय में नहीं बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो आप एक मोती पहन लीजिए 10-12 कैरेट का, छोटी वाली फिंगर में मोती बनवाकर चांदी में ओम शोम शोमाय नमः का एक माला करके सोमवार के शुक्ल पक्ष को धारण कर लीजिए। पहला उपाय तो ये हो गया। गणेश चतुर्थी का व्रत या पूर्णिमा का व्रत महीने में एक बार अवश्य करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन आपके लिए सदा कल्याणकारी है। राशि स्वामी मंगल का हमेशा ध्यान रखें। मंगलवार के दिन आप विशेष रूप से अपने राशि स्वामी मंगल देव की पूजा करें। अपने लग्नेश को मजबूत रखें, अपने नक्षत्र स्वामी को मजबूत रखें, शुभ रखें। इनके लिए जो भी व्रत हो, जाप हो, वो नियमित तौर पे करते रहें। आपका ये वर्ष बहुत शानदार रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें, लाइक भी करें। और आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देखिए, जीवन में सिर्फ सफलता ही मैटर करती है, सिर्फ सफलता ही मैटर करती है। रेस में जब कोई दौड़ता है तो जो नंबर 1 आता है सिर्फ उसे ही दुनिया पहचानती है। नंबर 2 कौन था उसे कोई नहीं जानती। दोस्तों, इत्र लगाने से खुशबू नहीं आती है, असली खुशबू तो किरदार में होती है। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हुए जितनी बाधाएं हैं उसे इग्नोर करें। आएंगी बाधाएं, लाइफ है, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसको इग्नोर करें। मेंटल एबिलिटी से सॉल्यूशन ढूंढें, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और अपने एम को, अपनी जो आपकी मंजिल है, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, पूरा फोकस उसके ऊपर लगा दें। कौन रोक सकता है आपको? कौन रोक सकता है आपको? बस अपनी मेंटल एबिलिटी को शानदार रखिए। 2021 प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, आपके भाग्य के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी सफलता के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके आर्थिक मोर्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है। अपने जो भी प्लैनेट्स हैं कुंडली में उसको बिल्कुल पॉजिटिव पावर देना है। अगर आपको थोड़ी पूजा करनी पड़े, थोड़े मंत्र करने पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, उसको संतुलन देते हुए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को संतुलन देते हुए, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ रहेंगी। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।